अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे हम, जो सबसे रोमांचकारी हो सकता है। राजनीतिक घमासान है इस सत्र का नाम। स्वागत है आपका राजनीतिक घमासान में। विषय है सियासत के सूरमा और जनता के सवाल। रामपुर और मुरादाबाद, दो ऐसे क्षेत्र जहां राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। यहाँ हर मुद्दा सियासत बनता है और वादा एक बहस बनता है और हर चुनाव एक संदेश देता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि सियासत किस तरफ जा रही है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ने वाले हैं इस पर चर्चा करने के लिए। रामवीर ठाकुर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जिन्होंने 2024 में चुनाव में मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट जीतकर इतिहास रचा। स्वागत है आपका राजनीतिक घमासान में, और विषय होगा सियासत के सूरमा और जनता के सवाल। रामपुर और मुरादाबाद, दो ऐसे क्षेत्र जहां राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। यहाँ हर मुद्दा सियासत बनता है, हर वादा एक बहस बनता है और हर चुनाव एक संदेश देता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अब सियासत किस ओर बढ़ चली है। इस सेशन के लिए हमारे तमाम गेस्ट पैनल यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी रामवीर ठाकुर जी का। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने 2024 के उपचुनाव में मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने 31 साल से मुस्लिम बहुल रही इस सीट पर भाजपा को पहली बार जीत दिलाई थी, जो भाजपा के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाती है। इनका अनुभव और राजनीतिक समझ इस चर्चा को गहराई प्रदान करेगा। और इसी के साथ मैं अपने दूसरे गेस्ट को स्वागत करना चाहूंगी कमाल अख्तर जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुभवी नेता हैं और कांट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख विधायक हैं। मुझे याद है किस तरीके से आपने 2026 की शुरुआती दौर में उन्होंने विधानसभा में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति और जल जीवन मिशन के तहत पानी की समस्या जैसे मुद्दों पर सरकार से मुखर होकर सवाल किए थे। इनकी पकड़ जमीनी राजनीति और संगठन दोनों पर मजबूती से दिखती है। और साथ ही साथ मैं स्वागत करूंगी अपने तीसरे गेस्ट पैनल का, रवि चौधरी जी का, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं और जिला अध्यक्ष के रूप में हैं और संगठन को मजबूत करने में और आम जनता के मुद्दों को सामने लाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपकी पहचान एक सक्रिय, सरल और जनता से जुड़े हुए नेता के रूप में है, जो हर मुद्दे पर स्पष्ट और बेबाक राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और इस पैनल को आगे बढ़ाएंगी पूजा मोहन पांडे। प्लीज आप स्टेज पर आएं और इस सत्र को आगे बढ़ाएं, मॉडरेट करें। थैंक यू सो मच मनीषा, आप सभी का बहुत स्वागत। मुझे लगा कि सुभाषपा से जो रवि चौधरी जी हैं वो बीच में बैठेंगे, क्योंकि सरकार के कभी इस पार कभी उस पार, तो मुझे लगा बीच में बैठेंगे। पता नहीं 27 में सरकार किसकी बन जाए। हाँ, बीच में बिठा लें। वैसे उन्हीं के साथ अच्छे लगेंगे। उन्हीं के साथ अच्छे लगेंगे। दिल टूट गया है आपका। गठबंधन है ना, दिल टूट गया है आपका। अभी उनसे पूछेंगे कि उनकी एक तरफा मोहब्बत किधर की तरफ की है। जैसा कि रामवीर ठाकुर जी के लिए बोला मेरी सहयोगी मनीषा ने, 31 सालों के बाद कुंदरकी का किला ढा दिया गया, वहाँ पर कमल खिला, अंधेरा छटा। बहुत बधाई आपको। और आपकी मतलब पूरा यकीन है कि 27 में दोबारा कमल खिला देंगे वहाँ से? ऊपर वाले की भी मर्जी है। और इतना सॉफ्ट बोलेंगे सर, तो ये कमाल अख्तर जी मुझे लग नहीं रहा है कि आपको टिकने देंगे। देखिए थोड़ी सी सख्ती लानी पड़ेगी। रवि चौधरी जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जिला अध्यक्ष हैं आप सुभाषपा से। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत तीखे तेवर अपनाए हुए हैं। चुनाव का असर है या फिर बेवफाई से दिल टूट गया है उनका? चुनाव का असर नहीं, वो तो रहते ही ऐसे ही है। मतलब दिल टूटता रहता है उनका। हर पलटू राम का यही हाल होता है। देखिए विधायक जी, हम आपको बताएं,
पलटू राम तो नहीं है। आपकी कभी बसपा से नहीं मिलती थी, लेकिन गठबंधन तो आपका भी बसपा से हो चुका है ना। देखिए सेशन की ओपनिंग हो चुकी है, अगर किसी को लग रहा है कि ओपनिंग नहीं हुई है तो वो भी मुगालते में है भाई। कमाल अख्तर जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा से विधायक हैं आप और आप कांट क्षेत्र से हैं, मुरादाबाद। बहुत स्वागत है सर। लाउड स्पीकर्स के मुद्दे पर आपने बहुत मुखरता से बोला, लेकिन योगी जी ने लाउड स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ने नहीं दी। देखिए ऐसा है, हमारा देश धर्म प्रधान देश है और इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं और ये पहली बार नहीं है। मतलब सभी के त्यौहार हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार उन त्योहारों को शांति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और अच्छी व्यवस्थाओं के अंदर करे। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उसमें होने वाले जो ओकेज़न है उसको भी सरकार को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं करती। तो ये बात जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने साथ है नहीं इसलिए विश्वास बन नहीं पा रहा है। नहीं, विश्वास नहीं ना। देखिए मैं क्या कहता हूँ, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं भाई, उनकी धार्मिक भावना है, लोगों की आस्था है, वो बड़ी पैदल चल के बड़ी दूर से चल के आते हैं और भगवान शिव का बड़े बड़े शिवलिंग बना के उसे बड़े बड़े ऊंचे लेके आते हैं, डीजे बजा के लेके आते हैं, सड़क पे आते हैं, सब लोग आते हैं और सब लोग उसमें मुसलमान भाई भी उनका स्वागत करते हैं। हम लोग खुद कैंप लगाते हैं क्योंकि हमारा मज़हब ये कहता है कि कोई अच्छा काम करके आ रहा है तो उसकी खिदमत करनी चाहिए। हम लोग पट्टी, उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं तो पट्टी का इंतज़ाम करते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं। तो उन्हीं सब भावनाओं को जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, उसी के तहत मैंने अपनी बात रखी थी कि रमज़ान के समय में जब सुबह होती है तो बहुत सारे लोगों को जगाने के लिए सदियों से लाउड स्पीकर का उपयोग हो रहा है और रमज़ान जब ख़त्म होता है तो उनको अफ्तारने के लिए भी बहुत समय से हो रहा था। तो ये सरकार को चाहिए था, उसे कर देना चाहिए था। ठीक है सर, लेकिन नहीं किया। मैं यहाँ पब्लिक में जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे अपील करूंगी कि प्लीज जल्दी से कोई गूगल करेगा और बताएगा कि लाउड स्पीकर का इन्वेंशन कब हुआ है। और सवाल पहले मैं आ रही हूँ सर आपके पास। आपने बोला सदियों से हो रहा है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। अगर और धर्मों के अंदर प्रयोग सदियों जब से बने हैं, जब परिवर्तन होते रहे, रामलीला हमारे यहाँ होती है, रामलीला चलती है, रामायण हमारे यहाँ होती है, दूसरे यहाँ जब गुड फ्राइडे होता है तो उस दिन भी उपयोग होता है। तो मेरा कहना कि मतलब आप ये कह रहे हैं हर धर्म में उपयोग होता है। आप कह रहे हैं हर एंटी धर्म मुस्लिम में। सरकार है, एंटी मुस्लिम सरकार है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फिर नारा बेकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो वो अकेले एक धर्म, एक जात, एक बिरादरी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के मुख्यमंत्री हैं। रामवीर जी कह रहे हैं कि साथ है नहीं सबका तो विकास होगा कैसे, विश्वास बनेगा कैसे, और विश्वास बना नहीं तो आप कैसे जीत गए 31 साल बाद। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुझे पता जहां तक है। देखिए ऐसा है, मुस्लिम समाज ने ज़्यादातर एक तरफा वोटिंग की है, कभी कांग्रेस के पक्ष में, कभी मुस्लिम महिलाओं ने की है या मुस्लिम समाज ने की है? सभी ने की। अंतर है दोनों बातों में। पुरुष महिला दोनों ने की। कुछ वोट 10%, 5% भारतीय जनता पार्टी को अच्छे कामों के आधार पर मिलता रहा कॉन्स्टिट्यूंसी बार। लेकिन हमारी विधानसभा में 65% मुस्लिम हैं। वहाँ जो भी लीडरान थे सपा के, बसपा के, वो बहुत लंबे समय से एक तरफा उनका शासन रहा और उन्होंने उस आवाम को बरगलाने का भी काम किया, बहकाने का भी काम किया और उन्हें डराने का भी काम किया और बहका के, बरगला के, डरा के अपने पक्ष में वोट कराने का काम किया। जब हमने शुरुआत की तो उनके मतलब आप कह रहे हैं कि सपा ने डराने का काम किया, कांग्रेस ने भी डराने का काम किया, कांग्रेस ने भी डराने का काम सपा किया, ने, कांग्रेस ने डराने का काम किया और डरा के भाजपा का खौफ दिखा के और उनसे वोट लेने। तो भाजपा का खौफ है? खौफ जो समझते हैं उन्हें है, अन्यथा आप देखिए पूरे प्रदेश में माफियाओं को और अपराधियों को खौफ है, बाकी आम जनता बहुत खुश नज़र आ रही है। कितने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि अब
पहले किसान जो है जब उसे पता चलता था कि मेरी मोटर चुर गई तो वो उधर खेत की तरफ भागता था, और जब वहाँ पहुँचता था और वापस आता था तो पता चलता था कि नकब लगा के उसका जो है घर का सामान लूट के ले गए, और पशु जो है उसके हाथ में से छीन के ले गए। और कोई बहन बेटी जाती थी तो उसकी चैन और कुंडल भी सुरक्षित नहीं रहते थे। और सपा का ये नारा है, खाली प्लाट हमारा है, ये लोग उस समय नारा लगाया करते थे समाजवादी में। तो ये माहौल ऐसा था और माहौल ऐसा था, तभी आप देखिए मैंने वहाँ समझाने का प्रयास किया। जो लोग तो आपके समझाने से लोग समझ गए, समझदार लोग हैं सब, समझ गए नहीं, वो हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मुस्लिम जो पक्ष है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, बस समझाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। धीरे धीरे आप पूरे देश को समझा रहे हैं और सब समझदार लोग समझ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब मंच लगता था तो वहाँ पर भारत माता की जय बोलनी हमारी परंपरा रही है। अब तो आप वंदे मातरम भी गवा रहे हैं, जो ये नहीं गाना चाह रहे हैं। और वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है और भारत माँ सबकी है। तो वहाँ पर मैं देखता था मेरे मित्रगण मुस्लिम समाज के लोग आ जाते थे। भाजपा में उस समय वो थे नहीं, लेकिन मुझसे संबंध रहते थे, तो वो मेरी मित्रता में मेरे बुलावे पे वो आ जाते थे। और जब भाजपा के मंच से भारत माता की जय बोला जाता था तो मैं उनके चेहरे देखा करता था कि इनके चेहरों पर किस तरह का एक बोझ सा मुझे लगता हुआ दिखाई देता था। वो जय नहीं बोल पा रहे हैं, वो जय नहीं बोल पाते थे। उनके दिमाग में 30 सालों से 40 सालों से ये कह दिया गया था कि भारत माँ की जय बोलना मुसलमानों के हित में और क्यों मजहब सर? में नहीं है। क्यों सर? उर्दू में तो भारत को मादरे वतन कहा गया है। देखिए मैंने तो विधानसभा क्यों इतनी गंभीरता है चेहरे में भारत माता की जय बोल? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक आदमी अगर ये कहे कि साहब मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा तो उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोषी मानना गलत है, बिल्कुल गलत है। और वंदे मातरम, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, इस देश के अंदर कोई भी मुसलमान है, हमारा मजहब ये हमें ये कहता है, हमारा कुरान हमें ये बताता है, हमारा इस्लाम हमें ये कहता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क का वफादार नहीं है, ये हमारा मजहब कहता है। तो अब जो ये मादरे ज़मी है, हमारा हिंदुस्तान है, हम मादरे ज़मी का क्या मतलब, ये हमारी भारत माँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी भारत माँ। तो जब हम अपनी माँ को जिंदाबाद बोल सकते हैं तो हम हिंदुस्तान को भी जिंदाबाद बोल सकते हैं। रवि तो चौधरी जी के ये पास एक प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, जो नहीं बोलता है नहीं बोले, सारे लोग तो एक से होते नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग। तो मतलब कोई एक ऐसी मीटिंग नहीं होती है आपकी पार्टी में? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं और इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं और इसी मुल्क की मिट्टी के अंदर हम लोग दफन होंगे। रवि चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा खोल दिया है अनिल राजभर के खिलाफ, जबकि सरकार में तो आप इनकी ही हैं, कह रहे हैं हम चच्चा हैं वो बच्चा हैं। तो राजनीति में तो वो चच्चा ही है अनिल राजभर जी के। रामवीर जी बच्चा हैं आप, बाकी वो तो चच्चा हैं, ये बता रहे हैं भाई। अनिल राजभर जी की बात चल रही है मैम। मतलब अनिल राजभर जी के साथ में आपकी राइवलरी जारी रहेगी, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, अनिल राजभर जी ने कुछ बोला था तो उन्होंने जवाब दिया, चचा ने जवाब दिया। अखिलेश यादव और सपा को लेकर के ऐसा क्या रहा उस सरकार में कि आप लोगों का मन खट्टा हो गया सपा से? अखिलेश यादव जी की कार्यशैली नहीं अच्छी लगी कि उनके साथ वो बात जम नहीं पाई, या इन्होंने आपको भय दिखा दिया, जैसा कि ये कह रहे हैं कि भाजपा का भय सपा ने पूरी दुनिया को दिखाया है? देखिए मैडम, ओम प्रकाश राजभर जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कोई उन्हें डरा नहीं सकता, ना उन्हें बरगला सकता है। अखिलेश जी के साथ जब हम गए उस समय कितनी सीट आई, ओपी राजभर को हटने बाद कितनी सीट आई, वो कहने की ज़रूरत नहीं, प्रदेश ने देखा है। अखिलेश यादव से मंत्री जी का कहना था बाहर निकलो, जनता के बीच में जाओ, वो एसी के रूम से बाहर नहीं निकलते थे। तो मंत्री जी को कुछ बातें ऐसी लगी और हम छोड़ कर नहीं गए। अभी 3 दिन पहले मैं जन सुनवाई की तस्वीर देख रही थी, ओम प्रकाश राजभर किसी एसी हॉल में कर रहे थे सर। नहीं, वो पूरे टाइम धूप में ही खड़े रहते हैं, हर टाइम धूप में। इस सरकार के अंदर रहने के बाद ये माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे सरकार के मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री हैं, बड़ा विभाग है उनके पास।
तो आप जब कभी भी देखेंगे उन्हें धूप में ही देखेंगी, और अखिलेश जी हर टाइम एसी में रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, लोग सत्ता में आने के लिए अपने सिद्धांतों से, अपनी नीतियों से, सबसे समझौता कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं, वो असली राजभर नहीं है। दर्द आपका ज्यादा है, आपके बहुत से नेताओं ने समझौता किया है। मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा कहने का मकसद ये है, वही राजभर जी थे जो जब कंपेनिंग चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या बोलते थे। अब वही राजभर जी है, वो अखिलेश जी के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो हमें तो सत्ता की मलाई चाहिए, अगर इधर नहीं मिली तो अब उधर मिल रही, वो दे रहे हैं विधायक। रवि चौधरी जी, विधायक जी, मैं आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ। अभी आपने देखा वही शिवपाल जी हैं जो कुछ समय पहले कह रहे थे सपा से अलग होकर कि समाजवादी पार्टी अपने विचारों से भटक गई है, ये तो गुंडों की पार्टी है। आपने देखा था ना। नहीं, मैंने क्या कहा, शिवपाल जी ने अपनी पार्टी बनाई, शिवपाल जी ने पार्टी बनाने के बाद चुनाव में हमारे साथ अलायंस किया, आज भी हमारे साथ हैं। अब ऐसा तो नहीं वो सत्ता के साथ मंत्री बन गए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों की पार्टी के ऊपर लगातार परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं और ये एक बहुत बड़ा हर्डल है? नहीं देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, परिवारवाद को आप आ जाइए, परिवार के अंदर आप अगर भारतीय जनता पार्टी को आप ले लेंगे तो आप मुझे पंकज सिंह जी कौन है, राजनाथ सिंह जी कौन है, जो आपके रामवीर जी आपका काउंटर रहेगा, बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा फहरिस्त उठा के देख लीजिए। परिवार का मतलब ये नहीं है, परिवार का मतलब अगर कोई आदमी जनता से चुनाव लड़के आता है और जनता उसको चुनाव जिता के भेजती है तो वो परिवारवाद नहीं हो गया, क्योंकि वो जनता के यहाँ से परीक्षा पास करके आया है। परिवारवाद वो हो सकता है कि आपने राज्यसभा में भेज दिया, विधान परिषद में भेज दिया किसी आदमी को, लेकिन 5-5 आदमी अगर किसी परिवार के आदमी चुनाव जीत के आ रहे हैं तो ये बात साबित होती है कि उन्होंने जनता की सेवा की है और जनता के अंदर उनका पूरा सम्मान है और वो जीत के चुनाव के अंदर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं। रामवीर जी तो कह रहे हैं कि आप लोग खौफ दिखाते हैं, नहीं, भाजपा का खौफ दिखाते हैं और वोट ले लेते हैं। मैं इंडिविजुअली एक जगह की बात नहीं कहता हूँ या इनके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत मैं ये कह सकता हूँ, आप अभी गूगल पे सर्च करा लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज आज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। रामवीर जी, कानून व्यवस्था नहीं रह गई, बताइए। देखिए, आज आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, पहले हर जिले में, थानों में, कप्तान के ऑफिस में, तहसीलों में सपा के लोगों के द्वारा झगड़े किए जाते थे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज गांव में भी झगड़े खत्म हो गए हैं, आपसी झगड़े खत्म हो गए हैं। आज भाजपा के राज में अपराध खत्म हो गए। चप्पल चोरी और बकरी चोरी के भी केस चल रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा? जिन्होंने चप्पल चोरी की होगी, बकरी चोरी की होगी, उन पर चल रहे हैं, लेकिन अब वो चोरी भी खत्म हो गई है। जब बड़े चोर फंस जाते हैं जाल में कानून के, छोटी चोरी के आरोप में, तो छोटे चोर और बाकी चोर भी बंद हो जाते हैं। आज देख लो, कहीं चोरी नाम की कोई चीज नहीं हो रही। कमाल अख्तर जी बोलिए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एक टाइम होता है कि थाने के अंदर रिपोर्ट लिखी जाती है और एक टाइम होता है कि थाने के अंदर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो अगर आपको आंकड़े घटाने तो आप सीधा सीधा किसी भी कप्तान से कह दो कि आपको ये रिपोर्ट नहीं लिखनी है, तो आपके आंकड़े डाउन हो गए। आप अखबार उठा लीजिए, आज भी, आज अगर आप अखबार उठाएंगे, उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं बचा जहां पर आज लूट, छिनैती, चोरी, अपहरण, इस तरह की घटना। आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, इस वजह से आंकड़े कम है? नहीं, आंकड़े नहीं, आज मुंह देख के लोगों के साथ व्यवहार हो रहा थाने के अंदर। थाने के अंदर कोई रिपोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, तो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। फिर मैं नहीं कह रहा हूं, उसके बावजूद भी आप एनसीआरबी के आंकड़े लिखवा लीजिए और उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश खराब कानून व्यवस्था के हालात में किस जगह पर है, आपको पता चल जाएगा। रामवीर जी, सपा की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बच्चे हैं, गलती हो जाती 12 से 17 तक, तभी इनके 100 से भी नीचे एमएलए आए। और योगी जी की कानून व्यवस्था खराब थी, तब 22 में चुनाव हुआ
उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत से कहीं अधिक उनके पास एमएलए आए। ये उसका उदाहरण है कि किसके समय में अराजकता थी और किसके समय में कानून का राज है। ये रिपीट करना ही अपने आप को ये स्पष्ट उदाहरण है, जनता ने जनादेश दिया। रवि जी 27 में किसके साथ रहेंगे? एनडीए के गठबंधन में एनडीए के साथ ही रहेंगे, परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे विधायक जी ने बताया था, कुछ दिन दिल पड़ोस में भी तो लगाया था नहीं, आपने। पड़ोस में लगाया नहीं था, जिस घर से गए थे उसी में वापसी हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कभी सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता था? मैं आपसे पूछता हूँ, हो सकता था क्या? इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए बसपा से गठबंधन कर लिया, और हम तो भाजपा के साथ ही थे और भाजपा के साथ ही हैं। अरे आप तो बाद में आए ना, आपने को तो पहले देख लिया था कि बसपा के साथ गठबंधन कर लिया है, तो ना आते आप। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ और परिवारवाद की जो बात कर रहे थे विधायक जी, वो बात बता रहा हूँ। हम तो भाजपा से गए थे ना, भाजपा भी दोबारा आ गए। यहाँ आप फंस गए। कमाल अख्तर जी, मैं आऊंगी आपके पास। अखिलेश यादव जी को राम याद आ रहे हैं, इमाम हिंद याद आ रहे हैं। राम को इमाम हिंद भी कहा जाता है उर्दू में, अगर किसी को पता ना हो तो ये जानकारी साझा कर दूं मैं। इमाम हिंद को नतमस्तक हो रहे हैं वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वोट बैंक की राजनीति लगती नहीं, है नहीं, या फिर वो आप- वाकई में आप- राम का प्रेम आ गया है मन में, आप पता मुझे- चल गया है कि राम ही वैतरणी पार लगाएंगे? नहीं, आप भगवान को क्यों बांटने पे लग रही हैं? समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता ऐसा नहीं है जो भगवान राम को नहीं मानता, भगवान शंकर को नहीं मानता, भगवान विष्णु को नहीं मानता, या जो भी आराध्य देव जिसके हैं जिन्हें नहीं मानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है कि भगवान राम हमारे हैं, किसी और के नहीं है। आप बताओ ना, कौन समाजवादी पार्टी का? क्या इतना बड़ा महादेव का मंदिर अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं, आप जाके देखो उसको अंदर। जब वो हिंदू हैं तो तभी तो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। आप देखिए पहले नहीं करा रहे थे, पहले नहीं करा रहे थे। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 27 से पहले देखिए- अचानक से कराने देखिए- लग गए। देखिए ऐसा है, इस देश के अंदर कोई अगर जिस धर्म के अंदर, जिस जात के अंदर पैदा होता है, वो अपनी धर्म और जात के अंदर हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। और हर जो भी है, अखिलेश यादव जी हैं, माननीय मुलायम सिंह जी थे, या जो भी हमारी समाजवादी पार्टी के जिस भी धर्म जिस जात के आदमी है, वो अपने धर्म और जात को अच्छी तरह से मानते हैं। लेकिन आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने पे लगी है कि सबसे बड़े हिंदू हम हैं। रामवीर जी, आप ये साबित करने में लगे हैं कि सबसे बड़े हिंदू आप हैं? झगड़ा हो जाएगा ऐसे तो। ये तो जनता को और देश और की- जबकि सपा कह रही है कि आप हिंदुओं में भी बंटवारा कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण आंदोलन आपके राज्य में अलग खड़ा हो गया, ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी हिंदू वर्ग को साथ लेके चल रही है और उसके मुस्लिम को अलावा छोड़ती जा रही है। सभी वर्ग धर्मों के लोगों को भी साथ लेके चल रही है। और बंटवारा जो है ना, पीडीए किसने बनाया, पीडीए में कौन कौन सी जातियों का उल्लेख किसने किया, ये तो आप सब मीडिया के लोग कमाल अख्तर जानते जी, हैं। काउंटर अप। अच्छा, पीडीए का मतलब लोग समझते ही नहीं है। कोई कहता है प्राइवेट परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई कुछ बोल देता है। आप क्या कहते हैं? पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब है पिछड़ा, यानी कि जो पिछड़ गया है, उसमें मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो आज नौकरी की रेस में जो बेरोजगार लोग हैं, पिछड़ गए, तो वो सारे पिछड़े हुए। D4 है दलित, ए से है अगड़े, अल्पसंख्यक, लेकिन और जो अगड़े आजकल आपने जो पीड़ित हैं, ए से आधी आबादी भी शामिल कर लिया है। नहीं, अखिलेश नहीं, यादव आप- अभी रिसेंटली ऐसा उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमेशा से आज़ादी के टाइम से लेके आज तक इस देश के अंदर नारे रहे हैं, लोग हर पार्टियां नारे देती रही हैं। पीडीए एक ऐसा नारा है जो वो सारे समाज जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उपेक्षित हुए, पीड़ित थे, जिनके साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, जाति हुई, जिन्हें रोजगार नहीं मिला, जिन्हें शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, जिन्हें सरकार की व्यवस्था नहीं, उसको नारे का नाम है पीडीए। और इस सारे गुलदस्ते को जोड़कर अखिलेश यादव ने, उसमें ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर नहीं है, या और अपर कास्ट के लोग नहीं है, बनिए नहीं है, वैश्य नहीं है, हर समाज के लोग को बनाकर एक गुलदस्ता बनाया जिसका नाम है पीडीए। और यही पीडीए इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। लेकिन
बीजेपी तो कह रही है ये बात कि आपको पहले काशीराम नहीं याद आए, आपको पहले महिलाएं याद नहीं आई, अब आपको नया नया सब याद आ रहा है, अब आप भारत रत्न भी मांग रहे हैं, भारत रत्न जो मांग रहा है उसका समर्थन भी कर रहे हैं, ये तो आपने पहले कभी नहीं किया। अब आप राम का भी मंदिर बनवा रहे हैं, पहले गोलियां चलवाई गई, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, आज जो गोली चलाने वाले लोग थे वो राम मंदिर के सबसे बड़े पद के ऊपर बैठे हुए लोग हैं। सत्ता के अंदर जो रामवीर जी आपका काउंटर है। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं कि जहां तक आपकी ये कह रहे कि भगवान की याद आ रही है और काशीराम जी की याद आ रही है, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई एक समाज के नेता नहीं है, या मान्यवर काशीराम जो हैं कोई एक पार्टी के नेता नहीं। उन्होंने पार्टी जरूर चलाई है, लेकिन जो समाज में दबों के लिए, पिछड़ों के लिए और कुचलों के लिए उन्होंने काम किया था, तो जो उनका लड़ाई था, जो उनका संघर्ष था, तो उनके जाने के बाद आज इस देश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी को क्यों भारतीय जनता पार्टी ने पद्म भूषण दिया? इसलिए दिया ना कि नेताजी ने संघर्ष किया, नेताजी ने दबे कुचले पिछड़े दलित सबके लिए संघर्ष किया। तो उसी तरह से आज पूरे देश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग सम्मान करते हैं, बसपा के लोग सम्मान करते हैं, इसी तरह मान्यवर काशीराम जी का भी सम्मान करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान करते हैं। जो भी इस देश के अंदर महापुरुष हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर समाज को बदलने का काम किया है, जिन्होंने लोगों को शिक्षा की तरफ ले जाने का काम किया है, वंचितों की लड़ाई लड़ी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, समाजवादी पार्टी हर महापुरुष का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी हर महापुरुष का सम्मान करती है, तो बीजेपी के हिस्से में कुछ नहीं बचेगा, क्या कीजिएगा? 27 पार्टी ने अंबेडकर पार्कों को तोड़ने की बात की और मान्यवर काशीराम जी को, बहन मायावती को जो है घेरने की बात की और BVIP गेस्ट हाउस में उनकी हत्या करने की कोशिश की और फिर बहन जी से समझौता भी किया। लेकिन ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो अंबेडकर पार्क को ध्वस्त करने के आधार पर 2012 के उस नारे के साथ सत्ता में आए, क्या वो दलितों के या मान्यवर काशीराम के या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सगे हो सकते हैं क्या? कभी भी। जो उस नारे पे सत्ता जिन्होंने हासिल की, लेकिन जब जनता ने देख लिया कि भाई हम ठग गए, इन्होंने ना अस्पताल तो ना उनमें अंबेडकर पार्कों में अस्पताल बनवाए, ना स्कूल बनवाए, और नारा ये दिया कि अंबेडकर पार्कों को तुड़वाकर हम स्कूल और जो है अस्पताल बनवाएंगे जनता के लिए, और वो नहीं किया। तब जनता ने फिर इन्हें 2017 में जमीन पे भी लाया, यही जनता लाई। और यही वजह है कि शायद ये लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों के, मतलब बीजेपी मुस्लिमों की दुश्मन है, क्योंकि आप लोगों का विशेष जो फोकस है वो मदरसों पर है। मुस्लिम समझ रहा, मैं आपको बता दूं, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार 2007 में बनी। बहन जी बुलंदशहर की रहने वाली, नोएडा बुलंदशहर, उन्होंने 2007 से 2012 तक नोएडा से लेके आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बनाया 200 किलोमीटर। अखिलेश जी आए तो उन्होंने देखा बहन जी ने अपने क्षेत्र को चमन किया, तो उन्होंने मैनपुरी, एटा, सेफई, जसवंत नगर, कन्नौज को जोड़ने वाला ताज एक्सप्रेसवे आगरा से लेकर लखनऊ तक बनाया 350 किलोमीटर। 2007 से 2017 तक 200 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे और 350 किलोमीटर ताज एक्सप्रेसवे, 550 किलोमीटर रोड बनी। और जैसे योगी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई, 450 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पलिया एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद से लेके मेरठ एक्सप्रेसवे, आपके मेरठ से लेके प्रयागराज एक्सप्रेसवे, यानी 10 साल का अगर कार्यकाल जोड़ लिया जाए तो 11 एक्सप्रेसवे, 3100 किलोमीटर सड़क बना दी। कहाँ 10 सालों में 550 किलोमीटर 2 एक्सप्रेसवे, और कहाँ 10 सालों में 3000 किलोमीटर 11 एक्सप्रेसवे सड़क बना दी। ये तो क्यों ना जनता इनको वोट दे, आपको क्यों दे सर? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है, जैसे आपने बाबा साहब के बारे में बात करी, एक्सप्रेसवे के बारे में मैं बाद में आता हूं आपके पास। आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा काम
खिलाफ काम किया, वो किया आरक्षण के खिलाफ। ये नारा आरक्षण खत्म होने का कोई समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, बीजेपी के लोगों ने ये कहा कि हम सरकार में आए, सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। उसके बाद आज आउटसोर्सिंग आपने आयोग बना दिया। भाई आपने आउटसोर्सिंग आयोग क्यों बनाया? ये आउटसोर्सिंग आयोग इसलिए बना है कि जो लोग नौकरी चाहते थे तो आपको बाबा साहब के दिए हुए संविधान के तहत आरक्षण देना पड़ेगा, और आउटसोर्सिंग में एक कंपनी को दे दिया, उसने अपनी बिरादरी के लोग सब भर दिए, तो बाबा साहब का संविधान कहाँ रह गया, आरक्षण कहाँ रह गया? तो जो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश का एक एक दलित ये जानता है, एक एक दलित को ये पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है और बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ये उत्तर प्रदेश का दलित समझ चुका है, और 2024 में इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने और दलितों ने देने का काम किया। दूसरा, जहां तक एक्सप्रेसवे का मामला है, 10 साल से आप सरकार में हैं। भाई अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, आप उसकी गुणवत्ता दिए, आप लखनऊ जाती होंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ज़मीन एक्वायर, टेंडर सब हम लोगों ने किया, लेकिन उसका जो एस्टीमेट था उसमें जो रोड सर्विस रोड थे वो सब खत्म कर दिए, और बीजेपी कहती है कि साहब हमने वो कम कर दिया। तो जब आप उसकी सर्विस रोड खत्म कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश के अंदर नारा देते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें, आप मुरादाबाद के अंदर चली जाइए, इसी रोड पे सीधी सीधी चली जाइए, आपको पता चल जाएंगे कितने गड्ढे हैं। शहर के बता रहा हूँ, स्मार्ट सिटी की बता रहा हूँ। और गाँवों के अंदर मरम्मत हो रही है, 6 महीने बाद मरम्मत खत्म, फिर गड्ढे के गड्ढे। हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा, उसके हेडक्वार्टर से सड़क बनाने का काम किया, हम लोगों ने गांवों को जोड़ने का काम किया, और उत्तर प्रदेश के अंदर इतना हम लोगों ने काम किया, आप ये समझ लिए कि जितनी भी कनेक्टिविटी सड़कों की, ठीक है, आपने बहुत सारा काम किया, आपने बहुत काम किया। चलिए, बीजेपी तो आपकी ऑपोजिशन है, लेकिन ये क्यों आपसे अलग हो गए? मैंने कहा ना, आपके बहुत से और भी लोग अलग हुए आपसे। मैंने कहा ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से मिलके चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर शामिल रहे। उसके बाद जब एक तरफ जब छोड़ के आए तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की, राजभर समाज की और समाजों के खिलाफ बेपनाह गलत काम करती है, इसलिए हम इनको छोड़ के आ रहे हैं। और छोड़ के आके समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। गठबंधन होने के बाद हमारे साथ चुनाव लड़े और ये सीटें जीते, अच्छी सीटें जीते, और अच्छी सीटें इन्हें मिली भी चुनाव लड़ने के लिए। अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो कोई आदमी क्या करेगा? अब इन्हें भाजपा अच्छी लगने लगी और जाके भारतीय जनता पार्टी से जाके गठबंधन कर लिया, और आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो सत्ता की मलाई के लिए लोग गठबंधन करते हैं, और इसीलिए ये हमसे अलग हुए, बाकी कोई और वजह तो है नहीं। सर, सत्ता की मलाई इतनी प्यारी है तो पीडीए की बात। सत्ता की मलाई के लिए इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, सत्ता की मलाई के लिए इन्होंने बसपा से गठबंधन किया, सत्ता की मलाई के लिए लोकदल से गठबंधन किया, सत्ता की मलाई के लिए राजभर जी से गठबंधन किया। तो ये तो पहले कर चुके हैं। अच्छा, ये मलाई खा नहीं पाए, नहीं खा भी चुके हैं मलाई, और गठबंधन कर भी चुके हैं मलाई के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, एक होता है सत्ता छोड़ के विपक्षी पार्टी से गठबंधन करना। ये तो सत्ता में थे, विपक्षी पार्टी से गठबंधन किया। हमने तो समझौता किया अपने समान विचारधारा के दलों से। इन्होंने क्या काम किया? पहले बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन छोड़ के आए, समाजवादी से गठबंधन किया, सरकार नहीं बनी तो फिर उस गठबंधन में चले गए। तो लोग क्या कहेंगे इसको? हमने जब बसपा से गठबंधन किया तो भाजपा के हराने के लिए गठबंधन किया, सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए गठबंधन किया। जब लोकदल से गठबंधन किया तो उनसे किया। आज लोकदल किनके साथ है? हम सत्ता के अंदर तो हमने गठबंधन नहीं किया। ये पहली पार्टी है जो सरकार के अंदर गठबंधन कर रही है और सरकार की मलाई खाने का काम कर रही है। रवि चौधरी जी, मलाई खाने के लिए तो कोशिश आपने की। तो मैडम बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी कहती है मुस्लिम को अपने साथ नहीं रखते। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपकी बार घोषणा कर दो कि 19 से 20% मुस्लिम, 19 से 26%, 7 से 10% यादव, ठीक,
हर बार यादव ही मुख्यमंत्री बनता है, अब की बार अखिलेश को घोषणा कर देनी चाहिए ना। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भाजपा भी समर्थन करेगी, किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दो अब की बार। अच्छा, इतनी फिक्र मुसलमानों की आपकी क्यों है? सबसे पहले अपने अध्यक्ष जी से आप ही घोषणा कराओ। नहीं, हमारे पास तो मुस्लिम हैं। नहीं, अब्बास आप अंसारी, घोषणा। अब्बास नहीं, नहीं, अंसारी आप- मऊ से सदर से विधायक हैं। मतलब सुहेलदेव के। अब्बास अंसारी जेल जाएंगे, लेकिन एक भी दिन नहीं, राशिद जी मिलने जेल नहीं गए। जाएंगे। देखिए वो फिर सही बोलेंगे कि वो समाजवादी विधायक पार्टी जी, समर्थित विधायक। गलत भाजपा में हो या सुहेलदेव में हो, जो गलत करेगा उसे गलत भुगतना ही पड़ेगा। अब्बास तो तो आज भी टिकट विधायक किसने है। दिया था? आज भी उस तो टाइम ठीक थे? नहीं, यही तो गठबंधन नहीं, उस हुआ। टाइम ठीक थे। समाजवादी का अब हमारा है। विधायक जी, समाजवादी का क्या था, मंत्री जी से बोले कि कैंडिडेट तो आपका रहेगा, सो सिम्मन हमारा रहेगा। तो कहाँ की राजनीति है? विधायक मंत्री ने मना कर दिया, यही कारण रहा। अखिलेश यादव, उनको टोपी पहनने में ऐतराज नहीं है, उनको नमाज के लिए झुकने में ऐतराज नहीं है, दरगाह जाने में ऐतराज नहीं है। वैसे सभी धर्मों का सम्मान सभी को करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री, ये तो विधायक जी को भी नहीं पूछो, विधायक जी को ऐतराज हो तो। मुख्यमंत्री अब का मेरी ऐलान कर देने में देखिए क्या? मैं क्या कहता हूँ, आप उसे अदरवाइज मत लिए। ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। हम रामलीला के अंदर जाते हैं तो वो हमें भगवान राम श्री का पट्टा पहनाते हैं और हम लोग पहनते हैं। हमें तिलक लगाते हैं, हम लोग लगवाते हैं। हम लोग कथा के अंदर जाते हैं, हम लोग जागरण के अंदर जाते हैं, हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो हिंदू हो जाएंगे। ये बैठे हैं विधायक जी, मज़ार पे भी जाते हैं, किसी प्रोग्राम में भी जाते हैं, ईदगाह पे भी जाते हैं, किसी मैयत में भी जाते हैं। हम लोग गंगा जी पे भी जाते हैं, गंगा मेले पे भी जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब का देश है। ये वो देश है कि जब ईद होती लेकिन है। अखिलेश सुनिए, यादव गंगा नहीं नहाते। आप सुनिए, खूब नहाते हैं। अभी आप देखो ना, अभी हरिद्वार में, हरिद्वार के अंदर अखिलेश जी नहीं नहा रहे थे गंगा। कुंभ में नहीं नहाए, हरिद्वार जाके नहाए। ये कोई बात हो गई क्या? कुंभ के अंदर कितनी आबादी है इस देश की? आप कितनी आबादी है? 100 करोड़ हिंदू भाई हैं हमारे। क्या 100 करोड़ लोग कुंभ नहा लिए क्या? 70 करोड़ नाली है। अरे ये इनके पास लिस्ट है। मतलब आप अपनी लिस्ट बना लो। जहां कैपेसिटी नहीं है, 70 करोड़ आ जाएंगे तो गंगा में पानी नहीं बचेगा। भाई आप खुद बताइए ना, एक आदमी को जाने के लिए, आने के लिए, रहने के लिए आपका आंकड़ा क्या है? भाई होटल में वो आदमी ठहरा तो आप उससे आंकड़ा लगाएंगे, रास्ते में गया तो टोल से आप आंकड़ा लगा लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि 27 के लिए सपा का मंत्र क्या है? नहीं, देखिए हम लोग, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे इस 10 साल की सरकार के अंदर, अब 10वां साल चलने वाला है, उन्होंने कहा था कि हम 90 दिन सरकार बनेगी। बहुत तकलीफ से बताया आपने, 10वां चलने वाला है। 10वां चलने वाला है कि जितनी वैकेंसियां हर विभाग में होगी हम 90 दिन के अंदर भर देंगे। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस विभाग को छोड़ने के बाद और एक टीचर विभाग को छोड़ने के बाद आज भी अकेले नगर निगम विभाग में सफाई कर्मचारियों की 2 लाख वैकेंसियां हैं, लेकिन एक सफाई कर्मचारी भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज रामवीर भी जी, हर समाज का आदमी बेरोजगार है, नियुक्तियां आउटसोर्सिंग पे नौकरी कर रहा योगी जी ने दी। है। हम लोग लेके जाएंगे जनता के बीच में, हम अभी लोग तक जाएंगे, किसानों की पिछली बात लेंगे। सरकारों ने किसी ने इतनी नौकरियां नहीं दी। आप देखिए कि टोटल पिछली जो सरकारों होम गार्ड में, है, पिछली सरकारों मैं में आपको किसी एक ने, उदाहरण बता सर रहा हूं। पिछली सरकारों में किसी ने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अवसरवादी का विकल्प पंडित भी नहीं बताया सर। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में टोटल होम गार्ड 1.5 लाख के आसपास है और 42,000 नियुक्तियां जो गांव के गरीब लोग होते हैं, युवा होते हैं, हर वर्ग के और जाति के और धर्म के लोग होते हैं। 42,000 नियुक्तियां योगी जी इस बार चल रही हैं। वो नियुक्तियां 42,000 नियुक्तियां योगी जी प्रदेश में कर रहे हैं, जो आज से पहले कभी किसी सरकारों ने इतनी बड़ी नियुक्तियां आज़ाद भारत के बाद एक साथ कभी नहीं की किसी ने। और मैं आपको बता दूं, देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। जब बसपा की सरकार थी 11-12 में, तब उत्तर प्रदेश का बजट आपने पंडित का 2 जवाब लाख नहीं करोड़ दिया था। सर। पंडित का जवाब नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 11-12 का जो बजट था, अंतिम बजट बसपा सरकार का 2 लाख करोड़ का था। आपका जो 16-17 का अंतिम बजट था वो 3 लाख करोड़ का था। और
भाजपा का जो अंतिम बजट 21-22 का जो अंतिम बजट था वो 6 लाख करोड़ का था, और अब फरवरी में जो बजट अभी हुआ है पास 9,12,000 करोड़ का हुआ है, यानी 11-12 के मुकाबले 4.5 गुना और 16-17 के मुकाबले 3 गुने से भी अधिक बजट हुआ है। अब आप कहेंगे इस बजट कैसे ये बजट हुआ और कैसे इसके लाभ हुए। आपकी जब सरकार गई तो गरीबों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 300 रुपये हुआ करती थी। आज वो पेंशन जब योगी जी आए तो 300 से 1,000 हुई और 1,000 से आज 1,500 रुपये उस गरीब की पेंशन हो गई। इसके अलावा पहले जो होमगार्ड का वेतन था वो 11,000 था इनकी सरकार में, सपा की सरकार में। आज वेतन 27,500 है होमगार्ड का वेतन। अभी आप अगर उस पर जाएं, जो स्वयं सहायता समूह गांव में होते हैं, स्वयं सहायता समूह पहले एक गांव में 2, 3, 4 थे। सर इतनी उपलब्धियां आपने गिना दी, लेकिन एक क्वेश्चन जो कमाल अख्तर साहब ने रेज किया था, वो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी सर। आउटसोर्स की समस्या एक बहुत बड़ी है और आउटसोर्स की समस्या से जूझता मुख्यमंत्री का, अभी विभाग की मैं बात कर लूं, उनका हेल्पलाइन आपने अभी देखा होगा राजधानी लखनऊ की सड़कों में किस तरीके से बेटियां पिट रही थी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसमें योगी आदित्यनाथ दोषी हैं, उसमें प्रशासन दोषी है या उसमें कोई और दोषी है, उसमें आउटसोर्स की प्रॉब्लम थी सर। तो आउटसोर्स को रेगुलेट करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं? मैडम, अगर पुलिस मारेगी तो कौन दोषी होगा? आउटसोर्सिंग मैडम अगर पुलिस मारेगी, आपने कहा कि योगी जी दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं है, बच्चियां सड़क पे पिटेंगी और पुलिस उनको मार रही है तो दोषी रामवीर जी, मुझे लगता है इसका जवाब आप इनके यहाँ तो संतों पे गोलियां चला दी, लाठी की तो बात छोड़िए, संतों पे, राम भक्तों पे गोलियां चलाई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है आप बताइए? नहीं, जो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले सन्यासियों लोग पे थे, गोलियां और चला राम दी। मंदिर के अंदर मुख्य ट्रस्टी बने बैठे हैं भाई, सन्यासियों पे गोलियां चला दी, महात्माओं पे गोलियां चला दी, और कितनी बार जो है आम जनता पे गोलियां और लाठियां चलाई हैं आपकी सरकार ने, तब दोषी कौन था? अभी विधायक जी ने कहा बजट। देखिए बीजेपी कैसे लोगों को अपने आंकड़ों से उलझाती है। उन्होंने कहा कि हमारा बजट जो है 9 लाख करोड़ समथिंग था। 9,12,000 करोड़। 9,12,000 आंकड़े पूरे रट के आए हैं मंत्री जी। नहीं, मैंने बताया ना, तो नेताजी। आंकड़े क्या है? जो पिछला बजट है, अभी बजट में भाषण हो रहा था, विधायक जी ने भी भाषण दिया था, हम लोगों ने भी दिया था, तो सरकार का कोई विभाग ऐसा था ही नहीं जिसका बजट 30-35% से खर्च हुआ हो। बजट कब आता है? बजट तब आता है किसी भी सरकार का बजट जब पुराना बजट खर्च कर ले। लेकिन सरकार को अपनी वाहवाही करनी है। जो पुराना बजट जो बचा हुआ था 33% से बचा, 70% बचा, वो ले लिया। भी लगवाने जा रहे हैं। और पहले वो किसी सरकार ने 50% से ऊपर बजट नहीं किया खर्च। योगी सरकार में 90-80% बजट खर्च हुआ, और उसका परिणाम आप देखो ना। अच्छा, जहां 300 रुपए पेंशन आप छोड़ के गए थे, वो 1500 हो गई। मैं इसी बात पे विधायक जी को मैं सीधा ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप अब पिछले बजट के अंदर आप देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग का बजट उठा लीजिए, कितने % हुआ खर्च, आप निकाल लीजिए आंकड़े, आप निकाल लीजिए। दूसरे जो विभाग है कितना बजट खर्च हुआ, स्वास्थ्य विभाग में भाई आंकड़े हैं सबके पास। के मैं क्या कह रहा मेडिकल हूं, कॉलेज जो केंद्रांश है 76 में से 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना दिए। हमारे मुरादाबाद में तो है ही नहीं। मुरादाबाद में भी आएगा, है ही नहीं। मुरादाबाद में भी चल रही है प्रक्रिया। मुरादाबाद में प्रक्रिया चल रही है। विधायक जी बनाओ ना, हम तो लगातार मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद में चल रही है, एक सवाल है रामवीर जी। 75 में से 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने, तो ये बजट खर्च नहीं हुआ तो और ठीक क्या है, हुआ? ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुरादाबाद में भी लेकर के आइए मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की तो आप कह रहे हैं कि लेकर बन के गई है आएंगे। मुरादाबाद। ठीक है, वो कह रहे हैं प्रस्तावना बन चुकी है, आ जाएगा। आपको पता लेकिन है। उस प्रस्तावना से पहले एक काम हो गया है और मुझे लगता है कि आपको उस पर जवाब दे देना चाहिए। और वो सवाल देखिए, मेरा, विश्वविद्यालय भी छात्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया। 1952 के बाद हर मंडल पर विश्वविद्यालय बना और मुरादाबाद वंचित था उससे। लेकिन आप लगातार आपको विधायक लगता भी है- रहे, कई बार सांसद भी रह चुके हैं राज्यसभा के, लेकिन मुरादाबाद मंत्री भी रह चुके हैं 2-2 बार बड़े विभागों के, लेकिन मुरादाबाद में आपने विश्वविद्यालय बनाने की कभी बात ही नहीं की, ना वकालत की। और आज विश्वविद्यालय का बजट और बन के लगभग तैयार हो चुका है। तो ये एक उपलब्धि तो सरकार की है। हवाई अड्डा, एक उपलब्धि तो गिना दिया। हवाई अड्डा मुरादाबाद में बन के तैयार हो लेकिन चुका। फ्लाइट कोई चलती नहीं। चली थी,
अब विस्तार हो रहा है, बन तो गया। अब उसका विस्तार हो रहा है। अब जब सर, विस्तार हो जाएगा तो बड़ी फ्लाइट चलेगी। देखिए 9 अब तक छोटी चली थी, नौ अब बड़ी चलेंगी। 9 हवाई अड्डों के आपके ओपनिंग लिए हुई। बड़ी साथ में फ्लाइट ही का- नहीं है। बड़ी फ्लाइट चलाने का बन तो इंतजाम गया करके ही। बड़ा विस्तार हो रहा है कि आप सीधे यहाँ से नहीं, हम लखनऊ। स्वागत करेंगे। लेकिन अच्छा है, आप लेकिन आइए। रामवीर जी, क्या आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जितने विभाग हैं सब में काम पूरा हो जहाँ चुका है? सीएचसी पे रामवीर जी, एक्सरे अभी मशीन मेरा नहीं हुआ सवाल- करती सवाल थी, मेरा पूरा नहीं हुआ है सर। वहाँ सवाल अब पूरा- अल्ट्रासाउंड मशीनें लग गई। सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि एआई के जमाने में अल्ट्रासाउंड मशीन तो कम से कम इंस्टॉल हो गई है। हाँ। बहुत बड़ी बात है सर। एक बार तालियां अगर सब बजा दें तो। सीएचसी पे एक्सरे मशीन नहीं होती थी, ठीक है जिले सर। पे अस्पताल में होती थी, अब सीएचसी पे अल्ट्रासाउंड सरकार के 10 साल पूरे होते होते आप ये कर पाए, बहुत बढ़िया बात है सर। सर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और भी तमाम क्षेत्रों के अंदर क्या बीजेपी ने काम पूरा कर लिया है? मैं आपको शिक्षा विभाग की बताता हूं। आपने मूर्तियों के इंस्टॉलेशन, उनके पुनरुद्धार और तमाम चीजें के लिए 403 करोड़ रुपए का बजट इस बार अलॉट किया है मैं बताता हूँ आपको शिक्षा विभाग की और आपने सारी बात की। मूर्तियां आपने चुन करके बहुजन समाज की ही चुनी है, कैसे? मैं बता रहा हूँ बहुत आपको, प्रेम पहले आ रहा है। शिक्षा विभाग की पे आपको जवाब दे दूँ। मैं 1974 में पहली बार अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हुआ मेरा, और जब मैं एडमिशन में लेने गया तो बिछाने के लिए कट्टा अपने पास से लेके गया अपने घर से। और जितने भी लोगों ने प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन पाई होगी, मैं समझता हूँ बड़े भाई कमाल अख्तर साहब भाई ने जो भी, जेंजीज हो यहाँ पे सकता है कि बैठे हुए हैं, प्राइमरी स्कूल कट्टा में मतलब यहाँ एजुकेशन- पे बोरे की बात हो रही है। इन्होंने भी एजुकेशन ली हो। और 1974-75 से 2018 तक 46 सालों तक मैंने स्वयं ये देखा कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे 2018 तक, हमारी सरकार 2017 में आई, आप ये दावा लेकिन कर रहे हैं योगी जी को 1 वर्ष लगा गांव के स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए। आज स्कूल में 46 सालों तक एक ही परंपरा रही कि बच्चा अपने घर से बिछौना लेके जाता था। आज एक ही अध्यापक रहता था, आज 5-5 अध्यापक हैं। छात्रों के लिए, छात्र के लिए, छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय, शिक्षक के लिए, शिक्षिका के लिए अलग अलग शौचालय। आज फर्नीचर प्राइमरी स्कूल में, इन्वेटर, मतलब आप कह रहे हैं सारा काम पूरा हो गया है? स्मार्ट रूम, ये 2018 से अब तक हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं सारा काम पूरा हो गया है, इसीलिए नहीं, अब हम 46 बहुजन सालों समाज की में मूर्तियां लगवा रहे हैं। नहीं, पूरा नहीं हुआ ऐसा, अभी। ऐसा है अभी ये जो विधायक CM जी ने गिनाया ना, सीएम स्कूल बनना ये- है, अटल ये- आवासीय विद्यालय बनना है। ये काम सरकार अगर इसका क्रेडिट ले रही तो गलत ले रही है। ये काम जो कायाकल्प किया है, ये बेचारों गरीब प्रधानों की निधि काट के कायाकल्प हुआ है, चेयरमैनों की निधि काट के कायाकल्प हुआ है। कंप्यूटर अरे भी ऐसे लगाए गए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, निःशुल्क सरकार पुस्तकालय, कंप्यूटर ने लैब, अब भी निःशुल्क देश का पुस्तकालय बनाए शिक्षा गए हैं। 13% शिक्षा बजट घटा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का बजट पूरा खर्च नहीं हुआ। प्रधानों के अंदर जो राज्य वित्त आयोग का पैसा मिलता आज था, सरकार ने उससे स्लैब काम बना हो रहा है। दिया। सर मेरा सीधा सवाल है, दलित कक्षा वोट बैंक 1 पे और नजर है कक्षा 2 बीजेपी में की। बच्चा किस लेवल तक सीखेगा, ये सरकार ने स्लैब बना दिया। पहले अध्यापक आपकी सरकार में 5-10 हजार रुपए अपने उच्च अधिकारियों को देते थे और पूरे महीने पूरे साल गायब रहते थे। योगी जी ने क्या किया कि उनका अटेंडेंस लगवा दी अंगूठे से, और उसके बाद जाने की भी अटेंडेंस लगा दी। सपा सरकार ने उसका विरोध किया और करोड़ों बच्चों के पेरेंट्सों का और उनका नुकसान भी किया। अगर आने की और जाने की अटेंडेंस लगी रहती तो पढ़ाई और बेहतर होती। आपके विरोध के कारण आने की अटेंडेंस तो है, जाने की अटेंडेंस को भी होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि आपने भड़काने का और उन्हें बरगलाने का काम किया अध्यापकों का और उनका एसोसिएशन को अपने समाजवादी के समर्थकों के द्वारा उसे ताकत देने का काम किया। तो ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ नेताजी ने, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने खुली नकल करने के, किताब से नकल करने की परीक्षा करा दी थी। तो आप शिक्षा की बात कर सकते हैं। आज एक भी इनके समय में बच्चे पास कुछ करते थे, लेकिन शिवपाल जी की लिस्ट कुछ चली जाती थी। आज एक भी, जब से योगी जी बैठे हैं शासन में, पूरे प्रदेश में आप कर लीजिए कि एक बच्चे की भी नौकरी पैसे के आधार पर, नकल के आधार पर, किसी बड़े नेता के आधार पर आज तक नहीं लगी। और इनके यहाँ नेताओं के आधार पर, पैसे के आधार पर नौकरियां लगती थीं और मिलती थीं। और समाजवादी के
कार्यकर्ताओं को समाजवादी की पेंशन हो जाया करती थी। आज पहले 2 महीने पेंशन मिलती थी, तीसरे महीने कट जाती थी। आज जिसकी पेंशन बन गई उसकी आज तक पेंशन कटने का नाम ही नहीं है जब तक उसकी मृत्यु ना हो, ये बीच में नहीं कटती। तो ये गरीब की कहाँ बात कर रहे हैं। तो आपने सारे काम कर लिए हैं, इसीलिए अब आपका प्रेम दलितों की तरफ ज्यादा आ रहा है। हमारा प्रेम दलितों से हमेशा से रहा है। इसीलिए आप हाँ, हमारी मूर्तियों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो चुके हैं। इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक पिता पुत्र के अलावा कोई तीसरा नहीं हुआ है और ना होगा आने वाले समय में। ये फर्क है आपको। हमारे यहाँ पिछड़ा भी अध्यक्ष हो गया, अगला भी हो गया और दलित भी हो गया। आपके यहाँ एक परिवार से कोई दूसरा ही नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में थोड़ा लेट नहीं हो गए आप ये मूर्तियों का पुनर्स्थापन करवाने में, उसके रीइंस्टॉलेशन कराने में? नहीं, लेट कुछ नहीं हुए। हमने देखिए 27 से पहले करवाई ले रहे हैं। हमने हमेशा अपने पूर्वजों पर जो है हमेशा ध्यान दिया है। लेकिन ये पूर्वज चुन चुन करके बहुजन समाज के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है हसन खां की मूर्तियां लगी हुई है मुरादाबाद में, वो बहुजन समाज के हैं क्या? आप बताइए। हसन खां और बहुत सारे लोग इस मुरादाबाद में मूर्तियां लगी हुई हैं और जो है वो कोई बहुजन के थोड़े ही हैं। लेकिन जिसकी मूर्ति का जब लगना होता है और जब उसका कोई ऐसा दिवस आता है तभी लग पाती हैं। और धीरे इतने महान लोग हुए हैं हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, अगड़ों में पिछड़ों में, कि सबकी मूर्तियां एक साथ लगना भी कोई मतलब आसान नहीं है। तो धीरे धीरे मूर्तियां लगने का मतलब कैडर वाइज चूज करते हैं आप मूर्ति लगाने के लिए? कैडर नहीं है भाई, धीरे धीरे लगेंगी ना, उसमें कैडर क्या है। आप जो है हमारी माँ बहन रोटी सेकती है, एक एक करके सेकती है, उसका भाई पति बेटा एक एक गसा करके खाता है, तो वो एक साथ रोटी 4 रोटी एक साथ नहीं सेक सकती। और एक उसका बेटा या भाई या सोहर एक साथ एक रोटी को नहीं खा सकता, तो थोड़े थोड़े करके खाता है। ऐसे ही डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होता है। एक आखिरी सवाल मेरा कमाल अख्तर साहब आपसे रहेगा, उसके बाद सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को इनके पन्ना प्रमुखों की काट नहीं निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा है ना, जो अब के SIR हुआ तो SIR के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो जिस तरह से जो जीवित लोग थे, जो उनकी पार्टी के विरोध के लोग थे, उनके वोट काटना चाहते थे, तो अब के वो पन्ना प्रमुखों के मुकाबले पे समाजवादी के PDA प्रहरियों ने बराबर मुकाबला करके बेईमानी को रोकने का काम कर दिया। और संगठन क्या है, सरकार में आप जिसे चाहे जितना पावरफुल बना दे, तो सरकार के हाथ में 27 में किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। मैडम ये तो कम से कम 20 साल तक झांकेंगे नहीं इधर। सपने देख रहे हैं, बस सपने देख सकते हैं। अच्छा, सपने देखने भी चाहिए यार। अभी लोगों को जब तुम हमारे साथ देखो और जाके उनके साथ घुस जाओ, 2012 और 17 के बीच की घटनाएं याद आती हैं ना, तो बुखार आ जाता है। मेरे यहाँ मुस्लिम ही लोग MP MLA रहे। आप अगर थाना मैनाठेर, थाना कुनरकी का रिकॉर्ड देखेंगे तो अब 200-250 मुकदमे दर्ज होते हैं और पहले 1000, 1200, 1500 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे। तो वो जो राहत मिली है वो उस क्षेत्र के मुस्लिमों को मिली है। और अब एक भी गांव में एक भी झगड़ा नहीं, एक भी ग्रुप नहीं। मैं 16 महीने मुझे MLA बने हुए हो गए, एक भी आदमी से मेरा मुस्लिम वर्ग का एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया है 16 महीने के अंदर। तो ये पब्लिक देख रही है। और ये आप देखिए ना, एक्सप्रेस वे की घटना ले लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन ले लीजिए, कितनी बढ़ोतरी हुई है। चलिए सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि चर्चा तो लगातार जारी रहेगी जब तक सरकार नहीं बना देंगे 27 में आप। तो आप ही जनता हैं, आप ही जनार्दन है। इन्होंने बयान तो दे दिया है, लेकिन अब सब कुछ आपके सराखों पर है। आप किसको अर्श दिखाएंगे और किससे फर्श दिखाएंगे, ये आपको ही तय करना है। आपका मतदान करना मत भूलिएगा। लेकिन 27 से पहले ये घमासान इसी तरीके से जारी रहेगा। कमाल अख्तर साहब कहते रहेंगे बीजेपी का खौफ है, और बीजेपी कहती रहेगी सपा तो आने वाली नहीं है। असली सच्चाई बताएंगे सुभाषपा वाले, क्योंकि इन्होंने दोनों घर की रोटियां खाई हैं। सेशन यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैडम।